हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल भारता डायमेंशन। मेरा नाम जीजी सिंह है। मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ और आज मैं फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ एम लक्ष्मीकांत सर की, और वो फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टार्ट होता है द ईयर 1600। In this year, a company was established through Royal Charter in England, and through this Royal Charter, a exclusive right was given to the company, and the name of the company was East India Company. ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1600 ईस्वी में इसको स्थापित किया जाता है और उसको एक एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है, एक मोनोपोली दी जाती है कि वो इंडिया में बिजनेस करे। मोनोपोली दी जाती है मतलब कि दूसरी कंपनी इंग्लैंड की वो इंडिया में बिजनेस नहीं कर सकती है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में बिजनेस कर सकती है और इसको ये मोनोपोली मिलता है। और जब ये कंपनी इंडिया में आती है बिजनेस करने के लिए, उस समय इंडिया सोने की चिड़िया बोली जाती थी और काफ़ी यहाँ का जो ट्रेड और बिजनेस था वो काफ़ी समृद्ध था। जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है तो पहले एक चीज़ हम समझेंगे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी 1600 ईस्वी में जब ये कंपनी हमारे यहाँ आई थी, तो उससे पहले और उस समय भी मुस्लिम इन्वेडर्स हमारी कंट्री में बहुत पहले से आ रहे थे और वो हमारी कंट्री हमारे देश को कितनी बारी लूट के लेके गए। और उन्होंने सिर्फ हमारे देश को लूटा ही नहीं, मास किलिंग भी करी। यहाँ की औरतों को वो अपने अरब के देशों में बेचते भी थे। तो वो जो पीरियड था जब मुस्लिम इन्वेडर्स हमारे देश में आए थे, वो आप कह सकते हैं इट वॉज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। खैर, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वो हमारे देश में आए, यहां पे लूटपाट करी, यहां से जो धन है वो अपने देश में लेके गए और यहाँ के हर लेवल पे उन्होंने लूट मचाया, लोगों को मारा। लेकिन फिर भी इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी हमारा देश गरीब नहीं हुआ था और उस समय भी हमारा देश सोने की चिड़िया ही बोला जाता था। 1600 में भी सोने की चिड़िया बोला जाता था। हाँ, 1600 के बाद हम गरीब होने लग गए और वहां से गरीब होना जो शुरू हुए, आज तक हम उसका दंश झेल रहे हैं। खैर, उसमें जो बहुत बड़ा रोल है वो इस कंपनी का रोल है और इस कंपनी की वजह से हमारा देश गरीब हुआ था। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इस कंपनी ने ऐसा क्या किया जो कि मुस्लिम इन्वेडर्स इतना अत्याचार करने के बावजूद भी वो चीजें नहीं कर पाए जो इस कंपनी ने कर दिया। दो इस कंपनी ने ऐसा कोई अत्याचार नहीं किया, यहाँ पे मास किलिंग नहीं करी, यहाँ की औरतों को वो लूट के ले जाके अपने मार्केट में नहीं बेचे, लेकिन उन्होंने यहाँ की जो इकोनॉमिक सिस्टम थी उसी को ब्रेक कर दिया और तोड़ दिया। कारण क्या थी कि ये जो कंपनी आई थी वो ट्रेड करने आई थी। ये कंपनी कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थी कि हमारे देश में आके उन्हें शासन करना था। उनका जो प्राइमरी फोकस था यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करनी थी। अब ये कंपनी जब 1600 ईस्वी में हमारे देश में आती है तो इन्होंने सबसे पहले अपना जो ट्रेड करने के लिए ये ग्राउंड बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उस ग्राउंड बनाने में जो उनको सबसे डिफिकल्टी आती है वो ये कि यहाँ की जो इकोनॉमिकल सिस्टम थी वो काफ़ी इंटैक्ट थी और उसको तोड़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो जो सिस्टम था वो बनाया हुआ था मौर्य पीरियड का। मौर्य पीरियड हमारे चाणक्य कौटिल्य ने वो सिस्टम को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाया हुआ था कि उस समय कौटिल्य के समय से वो पीरियड, अंग्रेज तब तक आए थे तब तक वो इंटैक्ट था। हजारों सालों से वो जो सिस्टम थी वो सिस्टम तब तक भी बनी हुई थी। अब वो सिस्टम क्या थी? वो सिस्टम ये थी कि
हमारी जो जितनी भी ट्रेड थी, हमारी जो भी इंडस्ट्री थी, वो फार्मिंग बेस्ड इंडस्ट्री थी, और फार्मिंग बेस्ड इंडस्ट्री होने की वजह से वो पूरी तरह से गवर्न होती थी फ्रॉम विलेजेस। और गाँव में जो खेती होते थे, जो किसान होते थे, वो काफ़ी समृद्ध हुआ करते थे। समृद्ध होने का कारण क्या था? ऐसा नहीं कि वो एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड होने की वजह से वो समृद्ध हुआ करते थे, क्योंकि वो सिस्टम इतनी अच्छी थी कि वो उस सिस्टम की वजह से वो बहुत समृद्ध थे। अब वो सिस्टम क्या थी? वो सिस्टम थी कि अब वो सिस्टम क्या थी? अब ये एक गांव है, ये एक गांव है, मान लीजिए कि ये 3 गांव है। अब 3 गांव के लोग, या अगर काफी बड़ा गांव है तो एक गांव ही आप इसे मान ले, अगर काफी बड़ा गांव है तो एक गांव मान ले। तो इस गांव के लोग क्या करते थे कि एक मीटिंग होती थी जिसमें कि गांव के जितने भी एडल्ट लोग हैं वो इकट्ठा होते थे, और कुछ कैंडिडेट होते थे, और वो कैंडिडेट खड़े होते थे फॉर द पोस्ट ऑफ प्रमुख और मुख्य और प्रमुख। मुखिया कहीं मुखिया बोला जाता है, कहीं प्रमुख बोला जाता है। तो वो एक पंचायत सिस्टम थी, और उस पंचायत सिस्टम में इलेक्शन होता था। और इलेक्शन कैसे होता था? अगर एक कैंडिडेट का नाम बोला जाता था, अगर मान लीजिए कि 5 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, तो एक कैंडिडेट का नाम बोला जाता था, और वहां पे जितने भी मीटिंग में एडल्ट लोग वहां पे इकट्ठे होते थे, वो अपना हाथ रेज करते थे उस कैंडिडेट के नाम पे, और उस अकॉर्डिंगली, मतलब डेमोक्रेसी थी, पंचायत लेवल पे डेमोक्रेसी थी, और उनका इलेक्शन होता था। और वो जो मुखिया और प्रमुख बनते थे वो वहां के लोगों के लिए काम करते थे, और उनका वो रिप्रेजेंटेटिव होते थे किंग के यहां से। कुछ भी इनकी कम्युनिकेशन होती थी विलेज की प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग या टैक्स के रिगार्डिंग। अब देखिए ये लोग काम कैसे करते थे। जो उस गांव के एरिया, जो उनका खेत होता था, जहां पे ये गांव के लोग खेती करते थे, वो जो जितनी भी लैंड्स थी, वो फार्मिंग लैंड, वो वहां के किंग को बिलोंग करती थी। तो जो किंग है वो इनसे टैक्स लेता था। आप उसको रेंट बोल लें या फिर टैक्स बोल लें, और वो जो रेंट है वो कलेक्ट करता था, और वो जो टैक्स है वो जो मुख्य और प्रमुख होता था वो कलेक्ट करके किंग के यहाँ वो टैक्स उसको किंग को जाके देता था। और इन रिटर्न ये भी बोलता था कि गांव में हमें तालाब की जरूरत है, गांव में हमें कुएं की जरूरत है, गांव में हमें नहर बनाने की जरूरत है, तो उसके लिए कुछ फंड्स भी वो किंग के यहाँ से लेके आता था, ताकि यहाँ की फार्मिंग सफर ना करे। तो उसके लिए ये जो प्रमुख होता था वो किंग से जो भी हेल्प होती थी वो लेके आता था किंग से, और इनको हेल्प प्रोवाइड कराता था। अब ये सिस्टम काफी पुरानी थी और चलती आ रही थी। इसका जो सबसे खूबसूरत चीज थी वो ऊपर में ये किंग चेंज हो जाता था। अगर किसी दूसरे किंग ने इस किंग पे अटैक किया तो यहाँ की जो किंगडम है, ये पूरी किंगडम है, वो दूसरे किंग इसको ले लेते थे। लेकिन ये जो सिस्टम नीचे का सिस्टम था, जो बेस था, वो चेंज नहीं होती थी, वो वैसी की वैसी काम करते रहती थी। तो इसका बेनिफिट क्या होता था कि जब मुस्लिम इन्वेडर्स हमारे देश आए तो उन्होंने शहरों में काफी लूटपाट किया, कभी वो गांव में भी जाके लूटपाट करते थे, लेकिन ये सिस्टम चूंकि वो तोड़े नहीं, और ये सिस्टम नहीं टूटने की वजह से हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी यहाँ हमारे लोगों की, वो कभी भी डिटेरिएट और ख़राब नहीं हुई, और वो बिल्कुल इंटैक्ट रही। अब जब ये कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे देश में आई, तो इनका जो प्राइमरी मोटिव था वो प्रॉफिट मेकिंग था। इन्हें प्रॉफिट मेकिंग करना था। तो जब, और उनका उस प्रॉफिट मेकिंग के लिए ये जो चीज़ें बनी हुई थी, जो सिस्टम बनी हुई थी, उनको ब्रेक करना सबसे ज़रूरी था। क्योंकि अगर इसको ये ब्रेक नहीं करते
तब तक उनका, चूंकि उनको रॉ मटेरियल नहीं मिलता, उस समय की जो भी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी वो फार्मिंग बेस्ड होती थी, और वो फार्मिंग बेस्ड होने की वजह से रॉ मटेरियल उन्हें चाहिए, और रॉ मटेरियल उनको सस्ते में चाहिए। रॉ मटेरियल उन्हें सस्ते में मिलेगी तभी जाके उस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग कर सकते थे। अब उन्होंने एक मेथड उन्होंने अपनाया, और वो मेथड में क्या किया कि जैसे कोई गांव है, उसकी एक लैंड है, ये लैंड, अब जो कंपनी थी, कंपनी गई किंग के पास, किंग को कंपनी ने बोला कि जो ये पंचायत का मुखिया और ये जो पंचायत आपको रेवेन्यू दे रहा है, जो आपको टैक्सेस दे रहा है, हम वो टैक्सेस आपको उतनी टैक्सेस देंगे, वो रेवेन्यू आपको हम देंगे, लेकिन ये जो लैंड है आप मुझे रेंट पे दे दो। समझ रहे हैं सिस्टम कैसे चेंज हो रहा है? उसने ये पूरी लैंड को रेंट पे ले लिया। अब रेंट पे लेने की वजह से इस पंचायत में जो प्रमुख होते थे, उनकी पावर खत्म, क्योंकि अब ये जब लैंड ही नहीं है तो फिर प्रमुख मैनेज क्या करेगा? उनके पास कुछ मैनेज करने के लिए है रहा नहीं। तो इनकी जो पावर है, अब जो पहले किसान हुआ करते थे, जो उस लैंड को अपना लैंड समझ के उसमें खेती करते थे और उसके प्रोड्यूस राजा के पास इन द फॉर्म ऑफ टैक्स भेजने के बाद जो उनके पास बचता था वो उसका ओनरशिप उनके पास रहता था, क्योंकि जो ये प्रमुख होते थे ये किंग से भी कुछ और कुछ गांव से भी सपोर्ट, इनको गांव से भी सपोर्ट मिलता था और इनको किंग से भी सपोर्ट मिलता था इस प्रमुख को। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर ये प्रमुख प्रेसिडेंट जो है अगर इसने कुछ गलती करी तो इलेक्शन कॉल हो जाता था। जो दूसरे कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन में नहीं जीत पाए, वो फिर वहां के लोगों को मोटिवेट करते थे कि ये जो मुखिया है ये करप्ट हो चुका है, और उसकी वजह से वहां पे री इलेक्शन करने के लिए वो सबको बोलता था और बताता था, और उसके बाद वो इलेक्शन कॉल करवा लेता था। तो एक ये इसके मन में भी डर कि अगर इसने कुछ करप्शन किया या कुछ गलत काम किया तो फिर ये अपना पोस्ट खो सकता है। अब इसकी जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने लैंड को अपने रेंट पे ले लिया, ये एक चंक ऑफ लैंड है जिसको कि उसने रेंट पे ले लिया किंग से। अब वो क्या करता था कि इस चंक ऑफ लैंड में एक बंदे को अपॉइंट करता था, और ये बंदा कौन होता था? इसे क्या कहते हैं? ये होता था जमींदार। अब ये जो जमींदार होता था ये वहां के लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता था। जो मुख्य और प्रमुख पंचायत में इलेक्शन के थ्रू जो अपॉइंट होते थे वो वहां के लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, लेकिन ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता था? ये रिस्पॉन्सिबल होता था कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी ने इसे अपॉइंट किया है। और अब इस पे फार्मिंग कराना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी इस जमींदार की। अब इस फार्मिंग में जो किसान पहले अपना लैंड समझ के खेती करते थे, अब वो यहां हो गए लेबर, और इसी लैंड पे वो खेती करते थे, लेकिन अब उन्हें महीने का या साल का जो ये जमींदार इसको जो लगता था वो देता था। मतलब कि वो जितने भी किसान थे अब वो बन गए सर्वेंट। वो भी कंपनी के सर्वेंट नहीं बन गए, वो इस जमींदार के सर्वेंट बन गए, क्योंकि जमींदार को अपॉइंट किया कंपनी ने। अब ये इसकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू कलेक्शन, प्रोडक्शन, जितनी भी सारी चीजें हैं, अब ये जमींदार उस चीज को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास हो जाती थी। अब इसकी वजह से जो सिस्टम है, अब ये जमींदार रिस्पॉन्सिबल नहीं होने की वजह से ये करप्ट होते थे, और अगर ये करप्ट हो जाते थे तो इनको फिर रिमूव करने का कोई प्रोविजन ही नहीं था, कोई तरीका ही नहीं था। अब डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी थी, पंचायत खत्म हो चुका था। अब ये बंदा पूरी तरह से अपनी मनमानी करता था, अपनी मर्जी से
किसी को पैसे दिए, किसी को नहीं दिए, काम कराया, और एक बधुआ मजदूर की जो कॉन्सेप्ट वहां से इवॉल्व होनी शुरू हो गई। और उसके बाद से गरीबी धीरे धीरे, चूंकि ये अंग्रेज, अब देखते हैं कि अंग्रेज कैसे कैसे वो अपना फैलाव शुरू किए भारत में। तो अंग्रेज कंपनी, स्पेशली मैं अंग्रेज कर रहा हूं तो वो कंपनी, चूंकि अभी 1600 ईस्वी में कंपनी ही आई थी, और वो जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और सारी चीजें कंपनी ही रन कर रही थी। अब ये रहा हमारा प्यारा भारत। पिक्चर थोड़ी अच्छी नहीं बनी है। अब जब ये कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी तो सबसे पहले वो सूरत में सबसे पहला उन्होंने अपना जो ऑफिस खोला। कंपनी की लॉन्चिंग हुई थी वो सूरत में हुई थी। बाद में ये कंपनी शिफ्ट हो जाती है बॉम्बे में, और ये कंपनी शिफ्ट हो जाती है बॉम्बे में। उसके बाद इन्होंने दूसरा अपना ब्रांच खोला, वो चेन्नई में खोला, और जो अपना इन्होंने तीसरा ब्रांच खोला वो कैलकाटा में खोला। मतलब इनके पास टोटल 3 ब्रांचेज हो गई थी, बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा। 150 साल मीन्स 1600 ईस्वी से लेकर 1754, मोर देन 150 ईयर्स। इस साल खैर इनके जो कंपनी थी, इनके जो डायरेक्टर्स थे और इनके जो ऑफिसर्स थे, वो हमेशा कोशिश करते थे कि किंग से कुछ बेनिफिट ले, और वो किंग के टच में रहते थे क्योंकि उन्हें लैंड चाहिए थी रेंट पे। और उसके बाद वो जो लैंड है वो रेंट पे लेने के बाद वहाँ पे वो जमींदार को अपॉइंट कर देते थे। जमींदार उसके बाद शोषण करना शुरू कर देता था। तो ये सिस्टम काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। बंगाल में उस समय सिराजुद्दौला इन दिस ईयर 1754 सिराजुद्दौला वहां के नवाब हुआ करते थे, और इनके जो चीफ एंड कमांडर, जो इनकी आर्मी थी, उनके चीफ थे, उनका नाम था मीर जाफर। और अंग्रेजों ने, कंपनी ने मीर जाफर को एक ऑफर किया कि तुम हमसे मिल जाओ और अगर हमारे लिए काम करो तो मैं जो नेक्स्ट नवाब है बंगाल का वो मैं तुम्हें बना दूंगा। और वो ये करने में सफल हो गए। बैटल ऑफ प्लासी, इन दिस ईयर बैटल ऑफ प्लासी होती है, और बैटल ऑफ प्लासी सिर्फ एक दिन में वो पूरी लड़ाई खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है एक दिन में इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि उसका जो चीफ कमांडर है वो उसका आदमी है। अब अगर उसने डायरेक्शन ही नहीं दिया लड़ाई में कि भाई फाइट करने के लिए, या उसने ऐसी मैनेजमेंट करी कि जो उनके सैनिक है उन्होंने खुद ही कैप्चर करवा लिया खुद को, और खुद ही कैप्चर हो गया। उसके बाद मीर जाफर वहां का नवाब बन गया। अब मीर जाफर जब वहां का नवाब बन गया तो जस्ट यू इमेजिन कि उसकी जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थी बंगाल की, वो बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास थी, मीर जाफर के पास। और वहां के जो रेवेन्यू कलेक्ट होते थे, वो जो कंपनी थी, जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, जो कंपनी के ऑफिसर्स थे, वो वहां पे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, टैक्सेस कलेक्ट करते थे, और इन रिटर्न उन्हें कुछ भी नहीं देना होता था। जो भी था उन्हें सिर्फ गेन ही करना था। अब चूंकि इनकी आर्मी कंपनी की बड़ी हो गई थी, और ये 3 प्रेसिडेंसी, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी और फिर चेन्नई मद्रास प्रेसिडेंसी और फिर ये बंगाल प्रेसिडेंसी,
अब ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी है ये काफी स्ट्रांग हो गया, दो ये सारे इंडिपेंडेंट थे, ये जो तीनों प्रेसिडेंसी थी वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे। यहां भी गवर्नर हुआ करते थे, यहां भी गवर्नर हुआ करते थे और यहां भी गवर्नर हुआ करते थे। तीनों गवर्नर जो हैं वो इंडिपेंडेंट हुआ करते थे। अब ये जो प्रेसिडेंसी है वो काफी मजबूत हो गई क्योंकि इनके पास एक टेरिटोरियल कंट्रोल आ गया और बाकी इन लोगों के पास टेरिटोरियल कंट्रोल नहीं था। बाकी ये सेम गेम कर रहे थे, किंग को अप्रोच करना, वहां पे किंग को ऑफर देना, रेंट पे लेना, जमींदार अपॉइंट करना, वो जो सारी चीजें थी वो एज ए कंपनी की पॉलिसी वो चल रही थी, वो सब जगह तीनों प्रेसिडेंसी पे चल रही थी। अब इनके पास टेरिटोरियल कंट्रोल आ गया। उसके जस्ट इसके 10 साल के बाद इन 1764 बैटल ऑफ बक्सर, चूंकि अब इनकी आर्मी मजबूत हो गई, इनके पास आर्मी आ गया, इनके पास काफी अच्छा कंट्रोल आ गया। अब इन्होंने क्या किया कि बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर में भी इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर के बाद फिर इनके पास जो टेरिटरी आ गई वो बिहार, उड़ीसा, जो झारखंड है वो भी उस समय बिहार था, बिहार और उड़ीसा की टेरिटरी आ गई। अब बिहार, उड़ीसा और बंगाल, इन तीनों स्टेट प्रोविंसेस, उस समय प्रोविंसेस हुआ करते थे, इनको दीवानी राइट मिल गई। अब दीवानी राइट, इनके पास रेवेन्यू कलेक्शन की पूरी पावर थी और रेवेन्यू अपने पास रखना, रेवेन्यू कितना मीर जाफर या वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खर्च करना वो अपनी मर्जी से देते थे। अब एक जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट होती है वो डेवलपमेंट ये होती है कि इनके पास काफी पैसा आ गया और उस समय ऐसा सिचुएशन बन गया कि जो इनके एम्प्लॉई थे, कंपनी के एम्प्लॉई थे, वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में उनकी गिनती होने लग गई। मतलब वो इतने अमीर होने लग गए कि उनके पास, चूंकि उन्हें सब जगह से पैसे आ रहे, एक तो जो कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है उसका जो पैसा है वो तो है ही, अदरवाइज जो दूसरे तरीके से रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, टैक्सेस, जो उनके पास पैसे आने लग गए, तो ये जो पैसे हैं वो वहां के ऑफिसर्स, जो एम्प्लॉइज थे, वो अपने पर्सनल अकाउंट्स में डालने लग गए, फिर वो कंपनी के अकाउंट्स में नहीं जाते थे। और जो एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट होती है वो ये कि कंपनी जाती है इंग्लैंड में पार्लियामेंट के पास कि भाई मुझे कर्ज दो, क्योंकि कंपनी घाटे में चल रही है, कंपनी के ऊपर बहुत कर्ज है। अब पार्लियामेंट और वहां की जनता, जो इंग्लैंड की जनता, वो चूंकि देख रही थी कि ये जो ऑफिसर्स हैं ये इतने अमीर बन चुके हैं कि ये दुनिया के रिचेस्ट पर्सन हैं। और सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप मान ले कि मुकेश अंबानी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के पास जाती है और कहती है कि जो रिलायंस कंपनी है वो घाटे में चल रही है तो हमें कुछ हेल्प करें गवर्नमेंट की तरफ से। अब गवर्नमेंट बोलेगी कि भैया तुम मुकेश अंबानी, यू आर द रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस कंट्री और आप इस कंपनी के मालिक हैं, ओनर हैं, इस कंपनी को रन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये कंपनी घाटे में चल रही है, मतलब कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है उस कंपनी में। आपको वो जो कंपनी का जो अकाउंट्स है वो आप उसको आपने वो सारा पैसा जो कंपनी के अकाउंट में जाना चाहिए वो आपके अकाउंट में जा रहा है, कंपनी के अकाउंट में जा नहीं रहा। इन रिटेलिएशन वहां की जो पार्लियामेंट है, वहां की पार्लियामेंट ने इन द ईयर 1773 एक चार्टर लेके आती है जिसे कि रेगुलेशन चार्टर भी बोला जाता है। और एक्चुअली वो जो रेगुलेशन चार्टर है वो इस चार्टर, जो रॉयल चार्टर थी, उसको वो रिवाइज करते हैं, जिसमें कि इस थ्रू दिस चार्टर उनको मोनोपॉली दी गई थी। अब इस चार्टर में कुछ उन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाला। रिस्ट्रिक्शन क्यों डाला? क्योंकि कंपनी में इतना ज्यादा करप्शन आ गया था, तो उस करप्शन को कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, वहां के ऑफिसर्स, जो उस कंपनी के ऑफिसर्स थे, उसको रेगुलेट करने के लिए ये
ये फर्स्ट चार्टर भी बोला जाता है। फर्स्ट चार्टर एक्चुअली ये रिवाइज था रॉयल चार्टर का, लेकिन फिर भी दिस चार्टर इज कॉल्ड द फर्स्ट चार्टर। अब इसके पास बाद जितने भी चार्टर हर आफ्टर 20 इयर्स जो है ना वो चार्टर्स आएंगे और हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इस चार्टर में जो सबसे पहला डेवलपमेंट हुआ वो ये हुआ कि वहां के जो गवर्नर जनरल थे, हाँ जो गवर्नर थे, अब उस गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्यों? क्योंकि वो गवर्नर बहुत पावरफुल हो चुका था, बहुत पावरफुल हो चुका था, क्योंकि उसके पास टेरिटरी हो गई थी, एक टेरिटोरियल राइट्स हो गया था, एक टेरिटोरियल कंट्रोल हो गया था, जिसकी वजह से उसके पास रेवेन्यू आने लग गए थे और उसके पास काफ़ी पावर हो गया था। तो उस पावर होने की वजह से उसको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, उस गवर्नर को। बाकी जो दो दूसरे प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, बॉम्बे और मद्रास, वो अपने जैसे पहले चल रहा था वैसे ही इस चार्टर के बाद भी वैसे ही चल रहा था, लेकिन जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और उस गवर्नर जनरल को कंट्रोल करने के लिए, इस गवर्नर जनरल को कंट्रोल करने के लिए काउंसिल बनाई जाती है। काउंसिल फोर मेंबर काउंसिल। अब यहां पे एक चीज जो सबसे ध्यान देने वाली चीज ये है कि ये जो काउंसिल बनाई जा रही है ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। और ये आप ध्यान में रखिए। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन जस्ट आई वांट टू आस्क, दैट क्वेश्चन इज कि हम आखिर ये हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं? जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं तो हम उसमें हिस्ट्री पढ़ने की हमें क्या ज़रूरत है? और यूपीएससी की अगर बात करें तो आप बहुत अच्छी हिस्ट्री जानते हैं, तो वो हिस्ट्री इस सब्जेक्ट में पढ़ने की क्या ज़रूरत है? इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको देने वाला हूँ। अब ये जो काउंसिल हैं ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैं, इनके पास लेजिस्लेटिव पावर भी है, लेकिन ये प्राइमरली ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अभी के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ही इज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट ही इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ना। तो अब जो डेवलपमेंट देखिए, यहां पे ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसके पास लेजिस्लेटिव पावर भी है। अभी के समय में इन प्रेजेंट सिचुएशन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेकिन उनके पास पावर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की भी है। तो ये जर्नी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो जर्नी है, वो जर्नी को समझने के लिए, क्योंकि हमारी जो अभी पॉलिटिकल सिस्टम है, वो पॉलिटिकल सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल है। क्योंकि अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है या मिनिस्टर बनना है मीन्स कि अगर उसको मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनना है, तो सबसे पहले जो पहला रिक्वायरमेंट है वो क्या है? उसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनना कंपलसरी है। जब तक वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बन जाता है, तब तक वो मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं बन सकता है। और ये चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे है कि उसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल बनना जरूरी है। अगर हम यूनियन की बात करें तो आर्टिकल 75 क्लॉज 5, अगर कोई एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनता है तो विद इन 6 मंथ्स उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना कंपलसरी है। क्योंकि जब तक वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर नहीं बन जाता, अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है
तो उसे इंक्लूड किया जाता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। लेकिन बाय चांस अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर नहीं है और फिर भी अगर वो मेंबर बन जाता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन जाता है, तो विद इन अ 6 मंथ उसे मेंबर बनना कंपलसरी है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये यूनियन में है और स्टेट के लिए आर्टिकल बोलिए, विच आर्टिकल? 164 क्लॉज 4। दिस इज द मेथड टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि जब तक आप प्रोविजंस को रिलेट नहीं करेंगे किसी दूसरे सिचुएशन से, तब तक उस चीज को क्लियरिटी से समझना बहुत मुश्किल होता है। खैर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप इस चीज को बहुत आसानी से समझे। और ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो सकता है बहुत लोगों को, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट मिले वो कहते हैं कि बहुत मुश्किल है इस चीज़ को समझना, लेकिन मैं बताता हूँ ये पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मैं उसको इतनी आसानी से आपको बता दूंगा इन द फॉर्म स्टोरी कि वो बहुत आसानी से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं और आपके माइंड में ये बहुत आसानी से सेट हो जाएंगे। अब हम 1773 वाले चार्टर में आते हैं। तो वहां पे गवर्नर जनरल बनाया जाता है, उनके साथ 4 मेंबर काउंसिल बनाया जाता है और जो डिसीजन ये लेंगे वो विद द मेजॉरिटी लेंगे। ये काउंसिल इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये अपनी मर्जी से डिसीजन ना ले सके। काउंसिल की मेजॉरिटी, जब ये सब लोगों की मेजॉरिटी होगी तभी वो डिसीजन लिया जा सकता है। और जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुई थी उस समय, वो ये हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। और वो सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी और वो काफी पावरफुल सुप्रीम कोर्ट की बनाया गया था। और इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट किया गया था। अगर हम अभी प्रेजेंट के प्रोविजन, कौन से ऐसे प्रोविजंस है जिससे कि ये रिलेट होता है, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को कहां सेपरेट किया जाता है? आर्टिकल 50 डीपीएसपी। ये स्टेट को डायरेक्शन दी जाती है, यूनियन को डायरेक्शन दी जाती है कि आप एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट करेंगे ताकि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सके। और ये सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई थी वो चार्टर कौन सी? 1773 चार्टर, जो फर्स्ट चार्टर है उससे शुरुआत हुई थी और सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। और उस सुप्रीम कोर्ट के अंडर में उनकी जो जुरिस्डिक्शन थी, इनके पास अपीलेट जुरिस्डिक्शन भी थी। अपीलेट जुरिस्डिक्शन जो 2 प्रेसिडेंसी थी वहां से ये अपील भी सुन सकते थे। उनके यहाँ जो कोर्ट एस्टैब्लिश की गई थी उससे अपील भी सुन सकते थे। गवर्नर जनरल अगर कुछ करते हैं, कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं, तो वो उनकी सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट करता है। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। अभी के समय में कंपनी जो फॉर्म होती है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं और उस समय उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोला जाता था। तो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों में से कोई भी टर्म यूज करूंगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काफी सबसे ज्यादा पावरफुल, ये जितने भी इंस्टीट्यूशन में नाम ले रहा हूं तो उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल जो था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये जो इंस्टीट्यूशन है ये सबसे ज्यादा पावरफुल था क्योंकि यही बोर्ड थी जो कि पूरी कंपनी चलाती थी। और गवर्नर जनरल की अपॉइंटमेंट भी इसी बोर्ड के थ्रू होती थी। जितने भी सिविल सर्वेंट है कंपनी में उनकी भी अपॉइंटमेंट इसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से होती थी। मतलब कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे ज्यादा पावरफुल थे और सबसे ज्यादा करप्ट भी यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। अगर किसी को गवर्नर बनना है तो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अप्रोच करेगा तभी वो उस गवर्नर उस प्रेसिडेंसी का गवर्नर बन सकता है। तो ऑफ कोर्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो रिलेटिव्स हुआ करते थे,
या जो उनके फैमिली मेंबर हुआ करते थे उसी को ये गवर्नर जनरल अपॉइंट करते थे। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के दायरे में आ गए। अब ये सुप्रीम कोर्ट जो है गवर्नर जनरल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या काउंसिल ये सबको अब ये कंट्रोल करने लग गए, मतलब थ्रू जुडिशियरी। जो आज के समय होता है, हमारी जुडिशियरी जो है वो एग्जीक्यूटिव पे अपनी नज़र रखती है और थ्रू रिट अगर एग्जीक्यूटिव कुछ ऐसी चीज़ें करती है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं या फिर और जो दूसरे राइट्स हैं, अगर वो इन्फ्रिंज होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट को भी अप्रोच करते हैं थ्रू रिट। अगर फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होती है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं, अदरवाइज दूसरी राइट अगर इन्फ्रिंज होती है थ्रू द एग्जीक्यूटिव तो हम हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं। तो ये जुरिस्डिक्शन आज भी है और वो जो इनको पावर दी गई वो उस समय थ्रू दिस चार्टर दी गई। अब इसके बाद, इस चार्टर के आने के बाद जो कंपनी थी उन्होंने बोला कि ये हिंदुस्तान, भारत में जो भी साम्राज्य स्थापित किया वो हमने स्थापित किया, और आप 150 सालों के बाद आके, मोर देन 150 साल से ज़्यादा हो गए, इन द ईयर 1773, इतने सालों के बाद आके और आपने सुप्रीम कोर्ट हमारे ऊपर रख दिया और आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीज़ों का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट करेगी और हमारी पावर सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आएगी। चूंकि ये काफ़ी पावरफुल थे, इनकी जो पकड़ थी वो वहाँ के पार्लियामेंट के हाउसेस, वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे, वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं, तो ये जो कंपनी के जो मेंबर्स थे वो ज़्यादातर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के थे। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स आज भी, जैसे हमारे यहाँ लोअर हाउस और अपर हाउस है, तो वहाँ पे भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है दे आर नॉट इलेक्टेड मेंबर, वो उनकी हेरिडेटरी अपॉइंटमेंट होती है। अगर जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो भी मेंबर्स होते हैं, जैसे वहाँ का क्राउन है, तो इन द सेम वे वहाँ का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट इन द सेम वे होती है। तो उनकी, इन लोगों की पकड़ पार्लियामेंट में भी काफ़ी थी। अब इन्होंने ये चार्टर आने के बाद इन द ईयर 1781 एक सेटलमेंट एक्ट आता है। सेटलमेंट एक्ट, वो सेटलमेंट एक्ट जो था वो जो चार्टर में 73 की जो चार्टर थी उसमें अमेंडमेंट करते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है उसको डिक्रीज कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं, और इतनी कम कर देते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट से सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन जाती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैसे बन जाती है वो देखते हैं। सबसे पहले उसको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको इनकी जुरिस्डिक्शन से, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से उसको बाहर कर दिया जाता है कि इन ऑफिशियल कैपेसिटी अगर वो कुछ भी ऐसा एक्शन या कुछ काम करते हैं इन ऑफिशियल कैपेसिटी, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं होगा। फिर जो गवर्नर जनरल थे उसको भी वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर कर देते हैं। खैर यहां तक तो ठीक है, लेकिन इन्होंने थ्रू दिस सेटलमेंट एक्ट 81, ये सेटलमेंट एक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो रेगुलेशन 73 में आया था वो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में बैठ के जो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और जो बोर्ड ऑफ जो कंपनी थी, इन दोनों के बीच में एक सेटलमेंट होता है कि भाई चलो कुछ उसमें आपने जो रेगुलेशन किया, रेगुलेशन तो कुछ हद तक ठीक है लेकिन बहुत सारे रेगुलेशंस को आप कम करो, तो इसलिए इसको सेटलमेंट एक्ट बोला जाता है। एक्चुअली अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट एक्ट है 1781, ये चार्टर एक्ट नहीं है, चार्टर नहीं है, ये अमेंडमेंट एक्ट है, या सेटलमेंट एक्ट बोल ले या अमेंडमेंट एक्ट कह ले। अब जो सुप्रीम कोर्ट है, गवर्नर जनरल को इससे बाहर कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या उसके जो सिविल सर्वेंट्स है उसको भी इन ऑफिशियल कैपेसिटी बाहर कर दिया। अब जो थर्ड डेवलपमेंट होती है वो ये होती है कि जो ये दूसरे प्रेसिडेंसी हैं, मद्रास वाले और बॉम्बे वाले, इनकी जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन भी थी सुप्रीम कोर्ट के पास, वो भी खत्म कर देते हैं।
अब इनकी अपील सुप्रीम कोर्ट को ना जाके इनकी अपील कहां जाएगी, गवर्नर जनरल को जाएगी। अब ये अपील यहां जाएगी, मतलब कि अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन भी खत्म हो जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से इसको सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट की पावर अब इसके पास कम से कम अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन अगर रहती तो सुप्रीम कोर्ट, चलो जुडिशियरी जो है वो उसमें ये सुप्रीम होता, लेकिन अब इसका नाम सुप्रीम कोर्ट होने के बावजूद भी ये एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन के रह गई। इसके बाद वहां पे जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, इस अमेंडमेंट एक्ट, इस सेटलमेंट एक्ट आने के बाद विलियम पिट्स वहां के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उन्होंने बोला कि यार ये कंपनी ने तो बहुत गंद मचा रखा है, कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहे। इन 1784 विलियम पिट्स ने अमेंडमेंट एक्ट लाया इन द सेम चार्टर 1773 वाले चार्टर में इन्होंने सेकेंड अमेंडमेंट लेके आया। 1784 में सेकेंड अमेंडमेंट लेके आया और उन्होंने बोला कि अब इस कंपनी को कंट्रोल करना तो बहुत जरूरी है। तो उन्होंने इस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंग्लैंड में बनाया, इंडिया में नहीं बनाया। और वो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके 6 मेंबर्स थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन होता है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है इंग्लैंड में। इसका जो ये स्टेप जो था, इम्प्रैक्टिकल स्टेप था। ये इम्प्रैक्टिकल स्टेप क्यों था? क्योंकि जस्ट इमेजिन इन दिस ईयर, उस समय ना मोबाइल था ना टेलीफोन था, और इंग्लैंड जाने में कम से कम 1.5-2 महीने लगते थे। वहां पे ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, किस चीज के लिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। अब ये यहां पे बैठ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करेंगे, और इनको काफी पावर दी गई। जो गवर्नर जनरल की भी पावर थी, वो भी इनसे भी कुछ पावर लेके इनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दी गई। इन द फील्ड इनके पास पावर रहेगी, लेकिन ये इंग्लैंड में बैठ के यहां से ये कंट्रोल करेंगे। जस्ट यू इमेजिन कि ये पॉसिबल हो सकता था उस समय। ये बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप थी विलियम पिट्स की। वो जूनियर विलियम पिट्स थे, क्योंकि उनके फादर भी प्राइम मिनिस्टर रहे थे, तो इसलिए उनको जूनियर विलियम पिट्स बोला जाता है। उन्होंने इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। उसके बाद नाउ अगेन अब कंपनी वालों की टर्न आती है, क्योंकि इन 73 वहां की पार्लियामेंट ने रेगुलेट किया। 81 कंपनी ने फिर सेटलमेंट किया, अमेंडमेंट किया। उसके बाद फिर पार्लियामेंट ने फिर अमेंडमेंट किया। अब अगेन टर्न आती है कंपनी की। जस्ट आफ्टर 2 years इन 1786 फिर से अमेंड होता है चार्टर, द फर्स्ट चार्टर 1773। और इस चार्टर में, इस अमेंडमेंट में क्या होता है, इस अमेंडमेंट में क्या होता है कि जो इनके काउंसिल्स हैं, गवर्नर जनरल के जो काउंसिल हैं, इनकी मेजॉरिटी की डिसीजन इन्हें लेनी होती थी। अब क्या है कि गवर्नर जनरल अपने काउंसिल के ओपिनियन को इग्नोर कर सकते थे आफ्टर दिस अमेंडमेंट। आफ्टर दिस अमेंडमेंट अब ये गवर्नर जनरल अपने काउंसिल के ओपिनियन को इग्नोर कर सकते थे। अब ये फर्स्ट चार्टर की कहानी खत्म होती है। अब सेकंड चार्टर, पहली चार्टर कब आई थी? पहली चार्टर थी 1773 +20, क्योंकि
आफ्टर 20 ईयर्स सेकेंड चार्टर आना था, और इसके बाद 20-20 साल के बाद जितने भी 5 चार्टर्स आएंगे वो 20-20 साल के बाद आएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे? 1793। इन 1793 सेकेंड चार्टर आता है। अब इस चार्टर में क्या सबसे जो मेन डेवलपमेंट है वो इस चार्टर में ये होता है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स साहब ने, विलियम पिट्स ने जो बनाया था 84 में, उसके जो मेंबर्स थे 6 मेंबर्स, उनकी सैलरी जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट बियर करती थी, पे करती थी, इंग्लैंड की गवर्नमेंट पे करती थी। इन्होंने बोला कि भाई ये काम तो इंडिया के लिए कर रहे हैं, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स हैं या जो भी दूसरे स्टाफ्स हैं वो काम तो इंडिया की गवर्नमेंट यहाँ के लिए कर रहे हैं और यहाँ पे उन कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इनकी सैलरी भी इंडिया से आनी चाहिए, कंपनी से आनी चाहिए, ना कि इंडिया से आनी चाहिए। तो उसके बाद उसकी सैलरी थ्रू दिस चार्टर, सेकेंड चार्टर, थ्रू दिस चार्टर उसकी जो सैलरी है वो अब वहां से ना आके वहां की गवर्नमेंट ना देके यहाँ कंपनी के एक्सचेकर से वो उनकी सैलरी जाती थी। और वन थिंग, अब सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस जो है ना वो इसी चार्टर से शुरू हो चुका है। अब आप देखेंगे कि जो तीनों प्रेसिडेंसी है, अब इनकी पावर जो है ना सेंट्रलाइज हो रही है। कहाँ? इस जगह कैलकाटा में। कैलकाटा में क्यों वो सेंट्रलाइज हो रही है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल, ये प्रेसिडेंसी जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है। इनके पास टेरिटोरियल कंट्रोल भी आ गया है। हाँ, विलियम पिट्स ने एक और चीज़ करी थी, अमेंडमेंट करी थी 1784 में। विलियम पिट्स ने क्या किया था कि ये जो टेरिटरी कंपनी के पास थी बंगाल, उड़ीसा और बिहार की, वो टेरिटरी अब वो पार्लियामेंट ने एक्वायर कर लिया। अब वो टेरिटरी बोलने जाने लग गया ब्रिटिश इंडिया। अब वो टेरिटरी कंपनी की ना होके अब वो वहाँ की पार्लियामेंट की होगी, मतलब वो इंग्लैंड क्राउन की वो प्रॉपर्टी और वो टेरिटरी होने लगी। तो विलियम पिट्स ने वो अमेंडमेंट करके ये चीज़ें इंक्लूड कर दिया था। खैर वो चीज़ें कर दिया था, लेकिन यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन और सारी चीज़ें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास थी। तो ये करने से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान कंपनी को नहीं होता है, क्योंकि कंपनी फिर भी उस पर अपना कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल और सारा कंट्रोल कंपनी का था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मर्जी से जो चाहते थे वो करते थे। अब इन दिस चार्टर जो दूसरी प्रेसिडेंसी है मद्रास की और बॉम्बे की, ये जो इसके जो गवर्नर हैं अब ये बन गए सब ऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब ये दोनों बन गए सब ऑर्डिनेट। अब ये इंडिपेंडेंट नहीं रहे। इससे पहले ये इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, भले इनकी अपीलेट अथॉरिटी थी यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये इंडिपेंडेंट होते थे। अब ये इंडिपेंडेंट ना रह के ये डिपेंडेंट हो गए इनके पास। अब ये गवर्नर जनरल इनके पास, अब ये गवर्नर जनरल के पास लेजिस्लेटिव पावर भी है, एग्जीक्यूटिव पावर भी, और वो पूरी कंट्रोल है दोनों ही प्रेसिडेंसी पे गवर्नर जनरल की कंट्रोल है। अब ये जो सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ है ये धीरे 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 पिक पे जाएगा, और इसका जो सेकंड लास्ट चार्टर है 1833, हम वो आगे जाएंगे तो उसमें ये पिक पे होगा। और उसके बाद जो सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस है वो धीरे धीरे अब डिक्रीज करेगी, वो पिक पे जाके फिर धीरे धीरे डिक्रीज करेगी। इसके बाद नेक्स्ट चार्टर, नेक्स्ट चार्टर अगेन आफ्टर 20 इयर्स। अभी कितने हो गए? 1813। अब ये साल आते आते तक वहां की पार्लियामेंट में ये डिबेट होने लग गया कि ये कंपनी को कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है, तो इट्स बेटर टू डिसॉल्व दिस कंपनी। अब इस कंपनी की जरूरत नहीं है। कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं ये इतने ज़्यादा करप्ट हो चुके हैं कि अब इनको कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया। तो अब इसको डिसॉल्व करो, ख़त्म करो, एबॉलिश करो इस कंपनी को। ये साल आते आते तक इस पार्लियामेंट में इस चीज़ की डिस्कशन होने लगी। अब ये जब चीज़ की डिस्कशन होने लगी तो ऑफकोर्स ये कंपनी को पता चली
ये बात कि पार्लियामेंट में इस चीज़ की डिस्कशन हो रही है कि इस कंपनी को ही डिसॉल्व किया जाए। फिर कंपनी ने अपने पावर का, चूंकि इनके पास पैसे थे, इनके पास पैसा था और वो उस पैसे का वो यूज़ करते थे डिसीजन अपने फेवर में लेने के लिए। तो इन्होंने फिर वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, जो मिनिस्टर्स थे, उनको अप्रोच किया और इन दिस चार्टर उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन ले लिया उन्होंने। और एक इस समय तक इंग्लैंड में एक और आवाज़ उठने लग गई थी। वो आवाज़ ये थी कि जो दूसरी कंपनी थी इंग्लैंड की, अब वो बोलने लग गए कि जस्ट हमें भी अपॉर्चुनिटी दी जाए इंडिया में जाके बिजनेस करने की। ईस्ट इंडिया कंपनी तो वहाँ बिजनेस कर रही है। अब चूंकि वहाँ के जो ट्रेडर्स हैं उनको लग रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत अमीर होते जा रही है, तो भाई हमें भी इंडिया को लूटने का मौका दिया जाए। तो ये बात दूसरी कंपनी भी वहाँ पे इस चीज़ की बातें रेज होने लग गई थी। तो जो कंपनी की जो मोनोपोली थी ना, मोनोपोली को ख़त्म किया गया, नॉट कंप्लीटली, लेकिन उसकी मोनोपोली को पार्शियली कह सकते हैं कि ख़त्म किया गया। खैर, जो वहाँ की पार्लियामेंट थी उसके मोनोपोली को बिल्कुल ही ख़त्म करना चाह रही थी, उसको एबॉलिश ही करना चाह रही थी कंपनी को, लेकिन एबॉलिश नहीं हो पाई चूँकि कंपनी ने वहाँ पे अप्रोच किया। उसकी मोनोपोली को भी वहाँ की गवर्नमेंट ख़त्म नहीं कर पाई। लेकिन जो कंपनी ने ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना, उसको उन्होंने रिटेन कर लिया, क्योंकि उस समय जो चाय के व्यापार में बहुत सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता था उनको। खैर, ये जो गवर्नर जनरल और एडमिनिस्ट्रेशन तो उनके पास थी, कंपनी के पास तब भी थी, इस चार्टर के आने के बाद भी थी, लेकिन जो ट्रेड, जो बिजनेस है, उसमें उनकी मोनोपोली ख़त्म हो गई। और उसकी मोनोपोली उन्होंने, चाय की मोनोपोली, अपनी पैरवी से उन्होंने चाय की मोनोपोली रख ली कि इंडिया में जो चाय का व्यापार होगा वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और दूसरी कंपनी इंग्लैंड की आके कर सकती है बिजनेस, लेकिन चाय में वो बिजनेस नहीं कर सकती है। और द सेकेंड थिंग, ट्रेड विथ चाइना, क्योंकि उस समय अफीम की खेती ये कराते थे चाइना में, और अफीम की खेती वो फिर पूरी दुनिया में उस चीज़ को, उस अफीम को, प्रोड्यूस को वो बेचते थे। तो वो दो मोनोपोली उन्होंने रिटेन कर लिया in this act. Now the next charter, one important development जो इस चार्टर में हुआ वो ये हुआ कि पहले जो गवर्नर जनरल की अपॉइंटमेंट होती थी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करता था। अब अपॉइंटमेंट तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही करेगा, लेकिन क्राउन की परमिशन लेनी कंपलसरी हो गई। और उसके बाद एक और डेवलपमेंट ये हुई कि क्रिश्चियन मिशनरी की एंट्री अलाउ हो गई इंडिया में। खैर, ये बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि इंडियन सोसाइटी को क्रिश्चियनिटी से एज सच कोई डैमेज नहीं था, ना कोई नुकसान था। जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये कि जो इंडियन एजुकेशनल सिस्टम है वो ब्रेक हो गया। जस्ट यू सी, इन द ईयर 1600 जब रॉयल चार्टर ये कंपनी आई और यहाँ की इकोनॉमिकल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दी, और उन्होंने एक जमींदारी सिस्टम को उन्होंने लॉन्च किया, और जमींदारी सिस्टम की वजह से हमारा जो इकोनॉमिकल सिस्टम है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। अब फिर भी हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम था वो फिर भी इंटैक्ट था, क्योंकि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में गुरुकुल की व्यवस्था हुआ करती थी। गुरुकुल में लोग जाते थे और वहाँ पे शिक्षा लेते थे, और वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट था। और जिनके भी बच्चे उस गुरुकुल में जाके शिक्षा लेते थे, वो अनाज, उनकी जो खेती होती थी, फार्मिंग होती थी, वो उस अपने प्रोड्यूस को वहाँ पे गुरु के पास जाके देते थे, पैसा नहीं देते थे।
उनको वो जो प्रोड्यूस है वो जाके उनको देते थे, और वो गुरु अपने आश्रम में रह के लोगों को शिक्षित करते थे और वो लोगों को पढ़ाते थे। अब ये क्रिश्चियनिटी मिशनरी आने से इंडिया में जो यहाँ की एजुकेशनल सिस्टम है उसको इन्होंने, पहले तो इन्होंने यहाँ के इकोनॉमिकल सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया, अब आफ्टर दिस चार्टर इन्होंने यहाँ की एजुकेशनल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्रिश्चियनिटी इंडिया के लिए एक पंथ था, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ जब क्रिश्चियनिटी आई थी उस समय इस्लाम भी हमारे देश में आ चुका था, और उसके पहले भी हमारे देश में बहुत सारे पंथ थे। द्वैतवाद, एक ईश्वरवाद, या फिर अद्वैतवाद, या फिर ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये बाद में ये समाज बने। लेकिन उस समय जब ये आया था उस समय भी हमारे समाज में वैष्णव, शैव, बहुत सारे पंथ थे। नाथ संप्रदाय हुआ करते थे, फिर नागा संप्रदाय हुआ करते थे, आज भी ये सारी चीज़ें हैं। तो उस समय भी ये सारे संप्रदाय हुआ करते थे और आज भी हैं। तो क्रिश्चियनिटी एक उसमें एक एडिशन था, इस्लाम उसमें एक एडिशन था। वो एक बहुत बड़ा, उससे हमारे देश को कोई नुकसान नहीं हुआ। इवन कह सकते हैं कि हमें कुछ चीज़ें जानने की, हम कुछ नई चीज़ें जान पाएँ इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से। लेकिन ये जो हमारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया गया, इसका नुकसान जो हम आज तक झेल रहे हैं, इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है, और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में, आने वाले 100 सालों में इसकी भरपाई हो पाएगी। और एजुकेशनल सिस्टम, आज भी हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो पूरी तरह से एक स्किल्ड लेबर बनाने वाली एजुकेशनल सिस्टम है। क्योंकि ये जो एजुकेशनल सिस्टम आई वो स्किल्ड लेबर बनाने के लिए ये एजुकेशनल सिस्टम लॉन्च की गई, क्योंकि उन्हें एक स्किल्ड लेबर चाहिए था, कंपनी को स्किल्ड लेबर, इंडस्ट्रीज के लिए, उनके इंडस्ट्रीज के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए था। आज जो हमारे यहाँ एजुकेशनल सिस्टम है वो कुछ नहीं तो एक स्किल्ड लेबर बनाने के लिए एक एजुकेशनल सिस्टम है, एक नौकर बनने के लिए एजुकेशनल सिस्टम है। अगर इस एजुकेशनल सिस्टम से बंदा पढ़ के आगे बढ़ता है तो वो एक बहुत अच्छा नौकर बन सकता है, और वो सेम एजुकेशनल सिस्टम आज है। लेकिन जो हमारी पुरानी एजुकेशनल सिस्टम थी वो नौकर बनाने के लिए वो एक एजुकेशनल सिस्टम नहीं थी, वो एक ऐसी सिस्टम थी जिसमें कि आपका ओवरऑल मेंटल ग्रोथ हो सके, और उसके बाद आप जो चाहें वो कर सके। क्योंकि आपका जब मेंटल कैपेसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर आपके पास इतनी कैपेबिलिटी हो जाएगी कि आप कोई भी चीज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं और उसमें पारंगत हासिल कर सकते हैं और उसमें महारथी बन सकते हैं। तो वो जो एजुकेशनल सिस्टम थी उसको तोड़ के अब ओवरऑल डेवलपमेंट की बातें नहीं होती हैं, अब कोर्सेज होती हैं। आप ये कोर्स करें, एमबीए कर ले, बीसीए कर ले, इंजीनियरिंग कर ले, और आपको एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और ये सेम एजुकेशनल सिस्टम उस समय भी थी। उस समय सिविल सर्वेंट बनते थे। खैर सिविल सर्वेंट में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं होती थी, लेकिन जो नीचे के ऑफिसर्स थे, जो क्लर्कियल स्टाफ थे, वो इंडियन हुआ करते थे, और वो इसी एजुकेशनल सिस्टम से पढ़ के वहाँ पे क्लर्क या और दूसरे पोस्ट पे अपॉइंट होते थे। तो ये एक्ट, ये चार्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब द नेक्स्ट चार्टर, अगेन आफ्टर 20 years, 1833. Now I am going to discuss this charter, 1833. दिस इज द सेकेंड लास्ट चार्टर, क्योंकि इसके बाद लास्ट चार्टर जो होगा 1853 होगा, और उसके बाद ग्रेट रेवोल्यूशन, हमारी फर्स्ट इंडिपेंडेंट फाइट फॉर इंडिपेंडेंस होगी 1857 की, और उसके बाद जो कंपनी रूल है वो ख़त्म होके ब्रिटिश रूल, क्राउन की रूल यहाँ पे इंडिया में आ जाएगी। खैर, अब इस चार्टर में जो मेन डेवलपमेंट होता है, ये चार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्टर है अभी इंडिया के लिए, और इस चार्टर का इफेक्ट आज भी है। अब हम देखते हैं कि इस चार्टर का इफेक्ट आज भी कैसे है। इस चार्टर में जो सबसे मेन डेवलपमेंट हुई थी,
एक तो डेवलपमेंट हुई थी कि जो गवर्नर जनरल थे उनको एलिवेट करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ना रह के अब वो बन गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब वो गवर्नर जनरल पूरे भारत के गवर्नर जनरल बन गए। उसके बाद जो मेन डेवलपमेंट वो हुई थी कि इस थ्रू दिस चार्टर लॉ कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था। फर्स्ट लॉ कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था और उसके जो चेयरमैन थे वो लॉर्ड मैकॉले थे। हमारा जो आज लीगल सिस्टम है वो पूरी तरह से लॉर्ड मैकॉले साहब ने जो एक फ्रेमवर्क तैयार किया था, जो एक ग्राउंड बेस फाउंडेशन जो तैयार किया था, तो आज हमारी जो लीगल सिस्टम है उसी फाउंडेशन पे खड़ी है। तो ये चार्टर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके जो लीगल फैटर्निटी में है उनके लिए ये जो चार्टर थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। लॉर्ड मैकॉले साहब आईपीसी इंडियन पीनल कोड की ड्राफ्टिंग जो थी वो लॉर्ड मैकॉले साहब ही ने किया था, और उसके अलावा जो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट, खैर ये बाद में इनैक्ट हुआ, लेकिन उसका जो फाउंडेशन है वो लॉर्ड मैकॉले साहब ने ही तैयार किया था। और उसी के बेस पे ये जितने भी प्रोसीजरल कोड बनाई गई थी वो उसी बेस पे बनाई गई थी बाद में। खैर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो लीगल बैकग्राउंड से उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो अगर कोई जुडिशरी की तैयारी करते हैं तो उनके अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वो थोड़ा एक डिफरेंट स्टाइल में पढ़ते हैं, लेकिन मैं ये जो कोर्स है ये पूरी तरह से यूपीएससी के लिए है। और मैं चूँकि जो बुक कवर कर रहा हूँ वो बुक स्पेशली यूपीएससी, अगर कोई यूपीएससी की तैयारी करता है तो एम लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़ना कंपलसरी नहीं, मतलब पढ़ना ही पढ़ना है। देयर इज़ नो अदर वे। अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो आपको उनकी बुक पढ़नी ही पढ़नी है। तो ये मेरा जो फाउंडेशन कोर्स फॉर इंडियन पॉलिटी है ये पूरी तरह से एम लक्ष्मीकांत सर की बुक पे बेस्ड होगा। तो मैं पूरी वो सारी चीज़ें कवर करूँगा जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट को चाहिए होता है और उसकी ज़रूरत के लिए वो चीज़ें होती हैं। अब लॉर्ड मैकॉले साहब ने, चूंकि उस समय जो वहाँ की पार्लियामेंट थी, इंग्लैंड की पार्लियामेंट थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस कंपनी को कंट्रोल कैसे किया जाए। लॉर्ड मैकॉले साहब ने बोला कि इस कंपनी को कंट्रोल आप कर ही नहीं सकते। उन्होंने किस बेस पे बोला कि इस कंपनी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो कंपनी इंडिया में जो कंपनी जिस जो रन कर रही थी वो, और कंपनी नहीं, कोई भी गवर्नमेंट, इवन इन प्रेजेंट टाइम आज की जो गवर्नमेंट है वो जो रन हो रही है उसका जो फाउंडेशन है, जो मेन पिलर आप कह सकते हैं, वो कौन है? वो आप लोग हैं। आप कल आईएएस ऑफिसर बनेंगे, सिविल सर्वेंट बनेंगे, तो इस देश को चलाने में आपकी जो भूमिका है ना वो अनमैचेबल है। प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मिनिस्टर्स बनेंगे, 5 साल के लिए बनेंगे, उन्हें बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, उनको पॉलिटिकल उनका एजेंडा होता है, उनको फिर से उनको गवर्नमेंट में आने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन आपकी अपॉइंटमेंट सिर्फ इस देश के डेवलपमेंट के लिए हुआ है। आपको वो सारी ट्रेनिंग भी उसी चीज़ के लिए मिलती है, आपकी जो पढ़ाई होती है वो भी उसी चीज़ के लिए होती है। तो आप इस देश के और किसी भी देश के जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो सबसे मेन पिलर होते हैं उस कंट्री को रन करने में, सबसे मेन एलिमेंट होते हैं। तो उस समय जो कंपनी गवर्नमेंट जो वो रन कर रही थी और जो कंपनी अपना काम कर रही थी वो थ्रू सिविल सर्वेंट्स कर रही थी। और वो जो सिविल सर्वेंट्स थे वो अपॉइंट कौन करते थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते थे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसी बंदे को वो सिविल सर्वेंट बनाएंगे जो उनके लॉयल होंगे। ऑफ कोर्स उस समय जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे तो उनके जो रिलेटिव्स होते थे, उनके जो फ्रेंड्स होते थे, उन्हीं को ये सिविल सर्वेंट्स बनाते थे, उन्हीं को वो ट्रेनिंग देते थे और फिर वही लोग आके यहाँ पे सिविल सर्वेंट काम करते थे। अब वो जो सिविल सर्वेंट्स है, चाहे आप कितना भी वहाँ की पार्लियामेंट एक्ट बना ले, लेकिन
जो ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन होगा वो तो सिविल सर्वेंट करेंगे, और जो सिविल सर्वेंट है वो कंपनी की लॉयल है, क्योंकि उस समय नॉमिनेशन होता था, अपॉइंटमेंट जो होती थी सिविल सर्वेंट की थ्रू नॉमिनेशन होती थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेट करते थे। अब जो मैकॉले साहब ने ये चीज को समझा कि जब तक सिविल सर्वेंट कंपनी के कंट्रोल में हैं, उनके लॉयल बने रहेंगे, तब तक कंपनी को कंट्रोल कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब मैकॉले साहब ने एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्वेंट पहली बारी उन्होंने इसका रिकमेंडेशन दिया पार्लियामेंट को, लेकिन वो उनका रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि कंपनी को पता थी कि अगर ये रिकमेंडेशन इनकी रिकमेंडेशन अगर अप्रूव हो गई तो फिर यहाँ एग्जामिनेशन होने लग जाएंगे सिविल सर्वेंट थ्रू एग्जामिनेशन आके, और फिर वो तो फिर उनकी बात ही नहीं सुनेंगे, उनके लॉयल नहीं रहेंगे। तो उन्होंने इस चीज को ओवर पावर करके इस चीज को खत्म कर दिया। जो अब ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, इनकी जो रिकमेंडेशन थी वो पार्लियामेंट में वो पास ही नहीं हो पाई, वो रिकमेंडेशन आगे अप्रूव नहीं हो पाई। तो एग्जामिनेशन का प्रोसेस इस चार्टर में नहीं आ पाया, लेकिन अब इसके बाद का जो चार्टर आएगा, एग्जामिनेशन की बीज तो बोई जा चुकी थी। अब आफ्टर 20 years 1853 इस चार्टर में, हाँ, इस चार्टर में जो सबसे पहला चीज हुआ वो एग्जामिनेशन प्रोसेस को लॉन्च किया गया। हाँ, लेकिन फिर भी वो जो एग्जामिनेशन प्रोसेस था वो पार्शियल था। अभी भी कंपनी के पास नॉमिनेट करने की पावर थी, लेकिन सारे पोस्ट, जितने भी सिविल सर्वेंट के पोस्ट होते हैं, वो सारे पोस्ट वो नॉमिनेट नहीं कर सकता था। कुछ पोस्ट नॉमिनेशन से भी आती थी और कुछ पोस्ट एग्जामिनेशन भी, थ्रू एग्जामिनेशन भी आते थे। और इसका एग्जाम इंग्लैंड में कंडक्ट होता था, और उस समय के जो हमारे सबसे पहले सिविल सर्वेंट, इंडियन सिविल सर्वेंट थे, उनका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। ही वॉज द फर्स्ट सिविल सर्वेंट इन कंपनी। और इस थ्रू दिस चार्टर एक जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी, मैंने आपको बोला था सेंट्रलाइजेशन प्रोसीजर जो प्रोसेस चल रहा था 1773 से, वो यहां पे कंप्लीट हो गया। अब यहां से डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे अब उसको डिवाइड करके दो काउंसिल बना दिया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये पहले यही काउंसिल एग्जीक्यूटिव थे और ये लेजिस्लेचर भी बनाते थे, लेकिन अब लेजिस्लेचर बनाने वाली दूसरी काउंसिल होएगी और एग्जीक्यूटिव के लिए दूसरी काउंसिल होएगी। अगर अभी से आप ये कंपेयर करें तो ये हमारा पार्लियामेंट हो गया जो लेजिस्लेशन बनाती है, और ये हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया जो एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर काउंसिल के जो मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इसके बाद ये लास्ट चार्टर, (1857) में विद्रोह होता है। इस विद्रोह के बाद एक्चुअली वहां की जो पार्लियामेंट थी वो कंपनी से ऑलरेडी काफी खफा थी, परेशान थी। अब वहां की पार्लियामेंट ने बोला इस रेवोल्यूशन के बाद कि जो इंडियन की पार्टिसिपेशन है ना वो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस, हम उन पे बहुत लंबे समय तक रूल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब धीरे धीरे समय के साथ, चूंकि अब इंग्लिश एजुकेशन यहाँ पे लॉन्च आ चुका था, इंग्लिश एजुकेशन के आने के बाद से
यहाँ पे लोग एजुकेटेड भी होने लग गए थे, वो यहाँ के लोग इंग्लिश भी पढ़ने लग गए थे। तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो समझने भी लग गए थे, इंग्लैंड में क्या चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे कौन सा एक्ट पास हो रहा है, उस लैंग्वेज को वो पढ़ के समझने भी लग गए थे। इसके पहले हम इंग्लिश नहीं जानते थे, इंग्लिश नहीं जानने की वजह से हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते थे। तो अब वहाँ की पार्लियामेंट को ये समझ में आ गया कि उनकी पार्टिसिपेशन करनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले उन्होंने कंपनी रूल यहाँ ख़त्म करके अब यहाँ क्राउन रूल शुरू होगा। और इस विद्रोह के बाद और इसके बाद पहला एक्ट जो आता है वो 1858, जस्ट एक साल के बाद ये एक्ट पास होता है। अब यहां से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ग्राउंड वर्क है वो होना शुरू हो जाता है। हमारा जो इंडियन पॉलिटिक्स है, जो हमारा इंडियन पॉलिटी है, उसका जो ग्राउंड वर्क है वो इस थ्रू दिस एक्ट होना शुरू हो जाता है। ऑल्दो इस एक्ट में कुछ ऐसी खास बातें नहीं थी, कुछ चीज़ों जो एडमिनिस्ट्रेशन जो पहले जैसे काम करता था वो वैसे ही काम कर रहा था। इसमें जो कुछ चीज़ें हुई वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की ज़रूरत नहीं थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया ही गया था कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अबॉलिश कर दिया गया और उसकी जगह पे एक पोस्ट क्रिएट की गई, वो भी इंग्लैंड में, जिसे भारत सचिव या इंडियन सेक्रेटरी कहते हैं वो। और वहां पे एक ग्रुप बनाया गया, इंडियन काउंसिल, उसके 15 मेंबर थे और उस काउंसिल, जो इंडियन काउंसिल को हेड करते थे, उनको भारत सचिव या इंडियन सेक्रेटरी बोला जाता था और वो एक कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। और ये जो इंडियन काउंसिल, अब इसके बाद इस एक्ट को बोला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, लेकिन अब इसके बाद जो एक्ट आएगा वो काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट भी बोला जाएगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोला जाएगा, क्योंकि अब जो इसके बाद वाली जो एक्ट आएगी, अब चार्टर खत्म हो गया, अब एक्ट आएंगे और वो एक्ट, ये जो काउंसिल बना 15 मेंबर काउंसिल, अब चूंकि ये जो काउंसिल बना था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर में बना था, तो अगर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसमें अब ये काउंसिल बन गया, अब इसके बाद की जो एक्ट आएगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोली जाएगी और काउंसिल ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोली जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडियन काउंसिल एक्ट। तो इसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट आएगी वो 1861 आएगी। अब ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो इसके बाद की जो एक्ट्स होंगे वो हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इंक्लूड करके हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। और वो जो प्रोसेस है, इसके बाद की जो भी डेवलपमेंट होती है, चूँकि अब हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ने लग गए हैं, तो उसको अब नेक्स्ट चैप्टर में ही हम कवर करेंगे। बाकी अगर ये जो हमारा सेशन है अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन, आप बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय, थैंक यू।